हाँ जी, क्या फेट गवाही ऐसे नहीं दी जाती। लेक्चर नंबर फिर चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 6, 7, 8 बेसिकली क्या है, अकाउंट बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। 6 मेनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल था, किस चीज़ के, सेल, परचेज, पेरोल, लेकिन साथ हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी पढ़ लिए। हाँ, चैप्टर 7 और 8 क्या हैं, प्योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। 7 में हमने पढ़ ली इन्वेंट्री के, नॉन करंट एसेट्स के, कैश, पैटी कैश के। बाकी इतने भी अकाउंट बैलेंसेस हम कवर करेंगे चैप्टर 8 के अंदर। रिसीवेबल्स है, पेएबल्स है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है, शेयर कैपिटल हो सकता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रोविजंस हो सकती हैं। तो और बाकी अकाउंट बैलेंसेस का ऑडिट कैसे करना है वो हम बारी बारी आप सीखेंगे। उनमें एक बड़ा जो अकाउंट बैलेंस है चैप्टर 8 में, वो क्या है, रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, जिसको हम डेटर का नाम भी देते हैं, और ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट एरिया है, क्यों एग्जामिनर इसको और सैम्पलिंग को मिला के जो है वो क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। और पिछली अगर कोई 12 अटैम्प्ट में देखा जाए तो 10 दफ़ा एग्जामिनर ने रिसीवेबल सैम्पलिंग को मिला के क्वेश्चन टेस्ट किया, और मेरे ख्याल से शायद पिछले अटैम्प्ट में एग्जामिनर भूल गया, तो इस दफ़ा टेस्ट होने का हाई चांस है। ठीक हो गया। सो पहले रिसीवेबल पढ़ते हैं, सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इनका कंबाइंड क्वेश्चन कैसे आता है, रिसीवेबल्स प्लस सैम्पलिंग का। ठीक हो गया। रिसीवेबल जिसको डेटर बोलते हैं, कहाँ पे आता है, अंडर दी हेड करंट एसेट इन बैलेंस शीट। एसेट है कंपनी की, मैनेजमेंट क्या करेगी, ओवरस्टेट करेगी, अंडरस्टेट करेगी, ओवरस्टेट करेगी। अब चूंकि बैलेंस शीट आइटम और बैलेंस शीट आइटम का जब भी हमने ऑडिट करना है तो हमने मेनली 5 असर्शन वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी, एक वैल्यूएशन, एक कंप्लीटनेस, एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जिसे हम ऑनरशिप भी बोलते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जिसे हम ऑनरशिप भी बोलते हैं, और एग्जिस्टेंस। और हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी वेरीफाई करना है। ठीक है। वैल्यूएशन, डेटर कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है, हमने ये देखना ना कि कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है सर, अगर कंपनी फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड करेगी ना तो कभी भी कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्यों, कैश शो करना पड़ेगा, पॉकेट से तो रखने से रहे। तो ऑलवेज क्रेडिट सेल के थ्रू ही फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड की जाती है। क्या करा, दिस मीन क्रेडिट सेल अगर कंपनी ने फिक्टिशियस रिकॉर्ड किया तो ईयर एंड बैलेंस शीट डेट पे आ रहा है रिसीवेबल, हमने देखना है कि वाकई जेन्युइन रिसीवेबल है या नहीं है। तो ईयर एंड मीन 31 दिसंबर पे रिसीवेबल आ रहा है, तो हमारे पास ईयर एंड के बाद कोई कम से कम 3 माह होते हैं, और डेटर डेज कंपनी के मैक्सिमम 40-60 डेज़ तक होते हैं। तो ये जो हमारे पास पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड है 90 डेज़ का, इसके अंदर देखेंगे कि जो डेटर है उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया, जिसमें डेटर जेन्युइन था। और अगर ये 90 डेज़ में भी कैश रिसीव नहीं हुआ, जिसमें डेटर जेन्युइन नहीं था, आइदर तो बैड है या फिर क्या है, फिक्टिशियस है। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे किस चीज़ की, पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट की। क्या इंश्योर करने के लिए कि पेमेंट्स अगेंस्ट डेटर जो है वो रिसीव हो गई हैं या नहीं हो गई, कैश अगेंस्ट डेटर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट। कहाँ से, पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट कहाँ से, कैश बुक से ना, कैश बुक से, बैंक स्टेटमेंट से। क्या कहला, कैश बुक से। क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट रिसीवेबल्स या डेटर्स। क्या कहला, क्यों, अगर ये 90 डेज़ में भी कैश रिसीव नहीं हुआ तो फिर भाई मैनेजमेंट बताओ ये कहाँ, कैसे ये रिसीवेबल है, हमें दिखाओ। या तो आपने कोई कम्युनिकेशन की, आप कहते हो रिकवर हो जाएंगे, कब होंगे हमें बताओ फिर।
क्या ख्याल है? क्यों 90 डेज़ में अगर पेमेंट नहीं आई तो फिर हम कहेंगे भाई ये फिक्टिशियस से एडजस्ट करो। डेटर ओवर वैल्यू हो सकता है अगर बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई, उस सूरत में भी हो सकता है। क्या ख्याल है? बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज की गई या नहीं की गई, ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हमने पढ़ा था कंपनी के अंदर एक कंट्रोल था, रिसीवेबल लेजर को क्या करना है, एज्ड एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो हम मैनमी ने वो जो एज एनालिसिस परफॉर्म किया उसे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखने के लिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ बीन प्रॉपर्ली क्रिएटेड या नॉट। क्या करा है? तो क्या करेंगे, रिव्यू। क्या? कॉपी ऑफ रिसीवेबल एज एनालिसिस परफॉर्म्ड, रिसीवेबल एज एनालिसिस परफॉर्म्ड, जो मैनमी ने परफॉर्म किया है उसकी कॉपी को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या इंश्योर करने के लिए? दैट प्रोविजन हैज़ बीन क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ बीन क्रिएटेड अगेंस्ट बैड डेट्स। क्या कहला है? टू इंश्योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही नाम है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स has been created against कौन से डेटर्स, अगेंस्ट ओवरड्यू डेटर्स। क्या कहला है? अगेंस्ट ओवरड्यू डेटर्स, मीन जो लॉन्गर पीरियड से ओवरड्यू हैं उनके अगेंस्ट क्या करना है, मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी है। तो हम देखेंगे वो क्रिएट है तो दिस मीन बैड डेट्स रिकॉर्डेड हैं, डेटर वैल्यू ठीक है। अगर नहीं रिकॉर्डेड तो दिस मीन डेटर क्या हो रहा है, ओवर वैल्यू हो रहा है। क्या कहला? कि एक फिक्टिशियस अगर डाटा लिखा है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, फिक्टिशियस नहीं जेन्युइन है, उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया तो जेन्युइन है। अगर 90 डेज़ में भी कैश रिसीव नहीं हुआ और रिपोर्ट साइन करते वक्त तक ईयर एंड से लेकर, क्योंकि ईयर एंड पे लिखा ना 31 दिसंबर पे, हमने रिपोर्ट देनी 1 अप्रैल को, तो 90 डेज़ में भी अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो फिर मैनेजमेंट को कहेंगे यार ये ठीक करो, ये ओवर स्टेटेड है। वो भी करते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, अभी सिर्फ वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक हो गया। कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करोगे कि डेटर कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। डेटर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे सेल रिकॉर्ड की जाती है। सेल की कंप्लीटनेस हमने कैसे वेरीफाई की थी, सैंपल ट्रेस किया था सेल ऑर्डर से, कैसे, जीडीएन की तरफ, जीडीएन से फिर पीआईआर की तरफ, जीडीएन से फिर इनवॉइस की तरफ, इनवॉइस से फिर लेजर की तरफ, इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं। क्या कहला है? वैसे ही डेटर भी लिखा जाना है। तो जैसे हमने सेल की कंप्लीटनेस वेरीफाई की थी वैसे ही डेटर की कंप्लीटनेस भी वेरीफाई करेंगे। सेल की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के हमने 4 प्रोसीजर लिखे थे, तो डेटर के लिए हम वही एक कंबाइंड प्रोसीजर बना देंगे। क्या लिखेंगे, ट्रेस आ सैंपल, ट्रेस आ सैंपल ऑफ सेल ऑर्डर्स। क्या कहला है? ट्रेस आ सैंपल ऑफ सेल ऑर्डर्स टू रेलेवेंट क्या क्या गुड्स डिस्पैच नोट, PIR, सेल्स इनवॉइसेस एंड से लेजर बेंसिस। क्या कहला है? एंड लेजर बेंसिस। किस लिए? टू इंश्योर क्या इंश्योर करने के लिए, ऑल इनवॉइसेस हैव कन्वर्टेड इनटू लेजर्स या ऑल इनवॉइसेस completely recorded, to ensure all invoices completely recorded, मीन वो 4 प्रोसीजर को हमने कंबाइन करके एक ही बना दिया। सो वैल्यूएशन को वेरीफाई करना है तो पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स के थ्रू देखेंगे, फिक्टिशियस नहीं है। एज एनालिसिस को रिव्यू करके देखेंगे कि प्रोविजन प्रॉपर्ली क्रिएटेड है ओवरड्यू डेटर्स के साथ। और कंप्लीटनेस के लिए सैंपल सेल सिस्टम में, सो ट्रेस अ सैंपल ऑफ सेल ऑर्डर इन द सेल सिस्टम, भी साथ आप वर्ड यूज़ कर लो, इन सेल सिस्टम, इन सेल सिस्टम टू रेलेवेंट GDNs, PIR, सेल इनवॉइसेस, लेजर बेंसिस, टू इंश्योर ऑल इनवॉइसेस कंप्लीटली रिकॉर्डेड। ऑनरशिप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करने हमने।
कि ये जो डेटर लिखा हुआ है बैलेंस, ये कंपनी की ऑनरशिप है, मीन कंपनी को वाकई ही मिलना है। ऑनरशिप का मतलब क्या है? कंपनी को वाकई ही इतना पैसा मिलना है। तो क्या करेंगे, अब हम डेटर से कंफर्मेशन करेंगे, और ये जो डेटर से कंफर्मेशन करनी है इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सर्कुलराइजेशन। डेटर से कंफर्मेशन करना बैलेंस की, इसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? सर्कुलराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे क्या? सर्कुलराइजेशन, i.e. इंडिपेंडेंट confirmation from debtors या from customers about balances, कि भाई बता तूने क्या कंपनी के इतने पैसे देने हैं। उसने कहा यस देने हैं, तो दिस मीन ये डेटर कंपनी ऑन करती है, जिससे ना सिर्फ ऑन वैल्यूएशन भी वेरीफाई हो जाएगी, ये डेटर बैलेंस एग्जिस्ट भी करता है। उसने कहा नहीं पागल हो गया, मैं तो ऐसी कंपनी को जानता ही नहीं। दिस मीन कंपनी एसेट ऑन नहीं करती, इसकी वैल्यू क्या है? ओवर स्टेटेड है, और ये एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, वो सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है उसका प्रॉपर एक मेथड है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके ऊपर मेनली जो है एग्जामिनर क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है, उसमें किन किन बातों का ख्याल करना है, क्या मेथड चूज़ करना है, क्या वे चूज़ करना है, किन डेटर बैलेंस को कैसे कंफर्म करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है कि डेटर बैलेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ईयर एंड पे जो लिखा हुआ है। उसके लिए हम कोई 3-4 प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी से जो रिसीवेबल की एक लिस्ट है वो ऑब्टेन करेंगे, और क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं है, या उसके अंदर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हमें नज़र आती है, तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, ऑब्टेन एंड रिव्यू आर लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स, ऑब्टेन एंड रिव्यू लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स। कहाँ से ऑब्टेन करनी है? मैनेजमेंट से। किस लिए? फॉर कास्टिंग पर्पस। कास्टिंग पर्पस का मतलब क्या है? पोस्टिंग एरर आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर कास्टिंग पर्पस, एंड आल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक चेक फॉर एक्यूरेसी। मीन सारे बैलेंसेस को टोटल करके देखेंगे जितना बनता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उतना ही आ रहा है, क्या ख्याल है? कहीं बनता जो है वो 10,000 है, मैनेजमेंट 20,000 लिखी बैठी है, बनता 10,000 उन्होंने सिर्फ एक ज़ीरो और लगाई है, 1 लाख बना पड़ा है, क्या ख्याल है? एंड परफॉर्म अर्थमेटिक चेक फॉर एक्यूरेसी, कि जितना बैलेंस लिखा गया है क्या उतना ही एग्जिस्ट करता है, कहीं कोई पोस्टिंग एरर की वजह से या कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत तो नहीं लिखा गया, इतना ही एग्जिस्ट करता है, तो इससे ये वेरीफाई होगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने कहीं पे एक रिसीवेबल का कंट्रोल पढ़ा था कि इसको रिकंसाइल करना चाहिए विद कंट्रोल अकाउंट, क्या कह रहा है? तो हम भी क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे विद कंट्रोल अकाउंट, ताकि देखा जाए कि अगर डिफरेंस है तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो क्या करेंगे, रिकंसाइल मीन एनालिटिकल प्रोसीजर, रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस किसके साथ, टू कंट्रोल अकाउंट, किस लिए, एंड इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस। मीन अगर कोई डिफरेंस नज़र आता है तो हम मैनेजमेंट से फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या ख्याल है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इतना बैलेंस ईयर एंड पे? कट ऑफ टेस्ट भी हो सकते हैं, क्या ख्याल है? तो हो सकता है नेक्स्ट का करंट में लिखा गया, तो करंट में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे कट ऑफ टेस्ट, परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट। कैसे कैसे? एक सैंपल ट्रेस करेंगे, कहाँ से, GDN से, टू रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस टू एंश्योर रिसीवेबल्स आर रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट पीरियड। क्या है, तो क्या लिखेंगे, i.e. trace a sample of
GDNs raised, कौन से raised in the last week and first week of next period, last week of current period and first week of next period, क्या कह रहा है, raised in last week of current period and first week of next period इसको बेशक क्यों ब्रैकेट में लिख दो, क्या कहना मीन GDNs का सैंपल हम ट्रेस करने जा रहे हैं किसके साथ, टू रेलेवेंट व्हाट इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस, किस लिए, टू इंश्योर receivables recorded in the correct period, क्या कहला, एग्जिस्टेंस के लिए, क्यों गलती से अगर करंट का नेक्स्ट में या नेक्स्ट का करंट में आ गया तो फिर वहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेस आ सैंपल ऑफ GDNs, कौन से, रेज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ करंट पीरियड मीन दिसंबर के लास्ट वीक वाले, और फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट पीरियड मीन जनवरी के फर्स्ट वीक वाले, किसके साथ, टू रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड लेजर बैलेंसेस, श्योर करने के लिए कि रिसीवेबल बैलेंसेस अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। ठीक हो गया। एक हम एग्जिस्टेंस के लिए प्रोसीजर और भी परफॉर्म करेंगे, और वो क्या है कि रिसीवेबल का बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। समटाइम रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो जाता है। क्रेडिट कैसे हो सकता है, कस्टमर ने एडवांस पे कर दिया, नहीं रिसीवेबल तो सेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड होना है ना, एडवांस वो तो प्री पेमेंट्स होंगी, कस्टमर ने डबल पेमेंट कर दी, एक पेमेंट से बैलेंस क्या हुआ, नील, और डबल पेमेंट से क्या हो गया, बैलेंस क्रेडिट में चला गया। कस्टमर ने पेमेंट करने के बाद गुड्स रिटर्न कर दी, कस्टमर को डबल इनवॉइसिंग हो गई, तो उस में बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट। तो अगर ये क्रेडिट है तो ये आपने क्या हड़प कर जाना है, वापस करना है, वापस करना चाहिए, फिर क्या एज ए एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, एज ए लायबिलिटी होना चाहिए, एज ए लायबिलिटी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्रेडिट बैलेंसेस, इन्वेस्टिगेट क्रेडिट बैलेंसेस। हाँ, उसकी रीज़न क्या हो सकती है वो हमने देख ली कि डबल पेमेंट की सूरत में हो सकती है, रिटर्न की सूरत में हो सकती है, डबल इनवॉइसिंग की सूरत में हो सकती है, क्या कह रहा है। सो इन्वेस्टिगेट क्रेडिट बैलेंसेस एंड इंश्योर क्या मस्ट बी रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट, मीन एज ए एसेट जो है वो क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने वापस करनी है, अखलाकी जुर्रत करनी है वापस करने की, तो इसलिए इनको लाइबिलिटीज़ लिखना है, एज ए एसेट नहीं लिख सकते। क्यों, अगर ये एसेट लिखे हुए हैं तो ये तो क्या कर रहे हैं, उल्टा आपके एसेट बैलेंस को माइनस कर रहे हैं, मीन कम शो कर रहे हैं, क्यों ये एज ए एसेट एग्जिस्ट नहीं करते, ये एज ए लाइबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको भी इन्वेस्टिगेट करना है, क्या कह रहा है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में जाने से पहले एक एनालिटिकल प्रोसीजर, जहाँ पे भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसी के लिखने हैं तो एक एनालिटिकल प्रोसीजर हम लिखा करेंगे, और वो क्या था, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या था, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस with previous year to investigate what unexpected fluctuations, यही हमने वर्ड पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर में, unexpected fluctuations, क्या कह रहा। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, क्या इंश्योर करना है, कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, रिसीवेबल कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट। तो क्या करेंगे, इंश्योर receivables are presented under current
एसेट इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर कोई इसका आ सकता है रिसीवर्स का। आगे सेट कहता है significant gain loss from non routine transactions should be disclosed separately in the financial statement। अगर कोई बैड डेट्स हुए हैं, लॉस है, रूटीन है या नॉन रूटीन है? नॉन रूटीन है। और अगर ये सिग्निफिकेंट है सेपरेटली डिस्क्लोजर इसका भी आना चाहिए। क्या कह रहा है? तो क्या लिखना हमें? एंश्योर सिग्निफिकेंट gain or loss relating to bad debts must be या should be disclosed separately in financial statements। पर आइए शेर साथ लिख दो तो एग्जामिनर और हैप्पी हो जाएंगे। क्या कहना है? सो रिसीवेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है? तो वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? इंस्पेक्शन करनी है पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट की, देखने के लिए कि उस रिसीवेबल्स के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। क्यों अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है? ओवर स्टेटेड है, मीन फिक्टिशियस है। बैड डेट्स की सूरत में ओवर वैल्यू हो सकता है, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट ने जो एज एनालिसिस परफॉर्म किया है उसकी कॉपी का रिव्यू करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं। मीन जो ओवर ड्यू डेटर्स थे उनके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए या नहीं की। क्यों अगर नहीं की तो डेटर बैलेंस क्या हो रहा है? ओवर वैल्यू हो रहा है। कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडर स्टेटेड नहीं है, तो देखेंगे कैसे रिकॉर्ड होता है। तो गेन सेल रिकॉर्ड होता है जब सेल रिकॉर्ड होती है। और सेल कैसे रिकॉर्ड होती है? ऑर्डर, डिस्पैच नोट, इनवॉइसेस, फिर जाके सेल रिकॉर्ड होती है। तो कंप्लीटनेस भी हम वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। एग्जांपल ऑर्डर का लेके सेल सिस्टम में उसको ट्रेस करेंगे कि उसके आगे रेलेवेंट डिस्पैच नोट है, PIR एंट्री भी रिकॉर्डेड है, इनवॉइसेस भी हैं और लेजर में कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी है। ऑनरशिप, कंपनी इतना एसेट बैलेंस ऑन करती या नहीं करती, कहाँ से पता चलेगा? जिसने देने है उसे पता चलेगा, जिसके पास है वहाँ से पता चलेगा। जैसे बैंक बैलेंस पता चलेगा कहाँ से? बैंक से। तो कस्टमर से लेने तो कहाँ से पता चलेगा? कस्टमर से पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सर्कुलराइजेशन मीन कन्फर्मेशन करेंगे कस्टमर से रिगार्डिंग बैलेंसेस। वैल्यूएशन में भी की जा सकती है, लेकिन मेनली ये ऑनरशिप के लिए प्रोसीजर है। हाँ, इससे वैल्यूएशन भी वेरीफाई होगी, इससे एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होगी कि बैलेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेनली ये प्रोसीजर किसके लिए है? ऑनरशिप के लिए। ठीक हो गया? एग्जिस्टेंस के बैलेंस इतना ही ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए हमारे पास 4 प्रोसीजर हैं। पहले हमने क्या किया? ऑब्टेन किया लिस्ट ऑफ रिसीवेबल, उसे रिव्यू किया, कास्टिंग पर्पस और अरिथमेटिक चेक परफॉर्म किया फॉर एक्यूरेसी, रिकंसाइल कर लिया लेजर बैलेंसेस को किसके साथ? कंट्रोल अकाउंट के साथ। अगर कोई डिफरेंस है तो इन्वेस्टिगेट किया जा सके। क्यों? डिफरेंस की सूरत में भी हो सकता है एग्जिस्ट नहीं करता था। कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर लिया देखने के लिए कि करेक्ट पीरियड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और हमने देख लिया कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो फिर एज ए एसेट एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें फिर क्या होना चाहिए? एज ए लाइबिलिटी होना चाहिए। एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयर कर लिया करंट ट्रेड बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर ली और मिला के ये दो प्रोसीजर हैं किसके? वैल्यूएशन के। 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11 प्रोसीजर हमारे पास बन गए। और एग्जामिनर 6, 7 नंबर से ज़्यादा इसके प्रोसीजर नहीं पूछेंगे। जब ये 6, 7 नंबर का हो तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को गोली मार देनी है। क्या कह रहा है? ये 4 पहले मस्ट लिखने हैं। एग्जिस्टेंस का जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है वो ये है, कट ऑफ टेस्ट। अगर एक ही लिखना है तो फिर ये, हाँ नंबर ज़्यादा है तो चारों लिखने हमें। नंबर और एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ नहीं समझ आ रही, किसी अकाउंट बैलेंस का सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखना है तो क्या करना है आपने? कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। ये हर जगह पे हर अकाउंट बैलेंस पे फिट कर देना, इसका 1 नंबर तो पक्का करना है ना पहले, फिर देखना बाकी और अच्छा हमारे पास नॉलेज क्या है। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, हमने पेएबल्स को वेरीफाई करना है। अकाउंट्स पेएबल, जिसको हम क्रेडिटर्स का नाम भी देते हैं। एज एनालिसिस को नहीं, कंपनी ने परफॉर्म किया तो हमने वो देखना है कि इन्होंने जो परफॉर्म किया वो ठीक किया या नहीं किया। कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि इतने हमारे डेटर डेज हैं
इतने डे से ऊपर जाए तो बैड डेट्स क्रिएट करना है, तो हम उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एज एनालिसिस जो मैंने परफॉर्म किया है उसे रिव्यू करके देखेंगे क्या वाकई सही किया है। क्यों अगर सही किया है दिस मीन प्रीवियन डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड है, अगर सही नहीं किया, ये किए ही नहीं, दिस मीन बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो सूरत में बैलेंस क्या हो रहा है, ओवर वैल्यू हो रहा है। कास्टिंग पर्पस बोलते हैं टू आइडेंटिफाई पोस्टिंग एरर्स, मीन कोई पोस्टिंग एरर तो नहीं है, उसके लिए पोस्टिंग एरर आइडेंटिफाई करने के लिए टर्म क्या यूज़ की जा रही है, कास्टिंग। जी पेबल्स को अगर हमने वेरीफाई करना है तो वहाँ पे भी क्या करना है हमने, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को ही वेरीफाई करना है। पेबल्स लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी, अंडरस्टेट करें या ओवरस्टेट करें, अंडरस्टेट करें। कैसे अंडरस्टेट हो सकती है, रिकॉर्ड नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे। उधर हमने पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट को देखा ना, इधर पोस्ट ईयर एंड कैश पेमेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या पेमेंट्स हुई हैं और हर पेमेंट के अगेंस्ट देखेंगे कि ईयर एंड पे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी या नहीं थी। क्योंकि रिकॉर्डेड थी तो इसमें ठीक थी वैल्यूएशन, और अगर एक पेमेंट गई है उसके अगेंस्ट ईयर एंड पे कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, इस मीन पीरियड क्या है, अंडर वैल्यू। क्या कहला है, तो उधर कैश रिसीट्स को इंस्पेक्ट किया, इधर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ पोस्ट ईयर एंड कैश पेमेंट्स। कहाँ से कैश बुक से। क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर व्हाट, टू इंश्योर लाइबिलिटी was created against payments। क्या कहला, या liability was created at year end, इन ईयर एंड पे लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट क्रिएटेड थी, मीन ऐसे ही पेमेंट नहीं होगी, लाइबिलिटी भी थी। एज एनालिसिस वगैरह इसका तो नहीं होता ना, तो वैल्यूएशन का एक ही प्रोसीजर है। कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, तो ये परचेज़ के अगेंस्ट रिकॉर्ड होती है। तो सैंपल लेंगे कहाँ से, परचेज़ रैक्विजिशन से। इन परचेज सिस्टम देखने के एक रेलिवेंट परचेज़ ऑर्डर भी हैं, GRNs है, PIR एंट्री है, परचेज़ इनवॉइसेस हैं और लेजर में एंट्री भी है। क्या कह रहा है, तो कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे, ट्रेस आ सैंपल ऑफ परचेज़ रैक्विजिशन। परचेज रैक्विजिशन कहाँ पे, इन परचेज सिस्टम, टू रेलेवेंट परचेज ऑर्डर्स, GRNs, PIR, परचेज इनवॉइसेस, एंड लेजर बैलेंसेस। क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर व्हाट, इनवॉइसेस आर कंप्लीटली रिकॉर्डेड, टू इंश्योर ऑल इनवॉइसेस आर कंप्लीटली रिकॉर्डेड। क्या कहला, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं एसेट के, लाइबिलिटी की क्या होती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन टू पे। एसेट के क्या होते हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज की क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू पे। कि ऑब्लिगेशन टू पे है या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है, और इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये वेरीफाई करना है। उधर हम क्या करते हैं, सर्कुलराइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इधर सर्कुलराइजेशन नहीं, सप्लायर आपको एवरी मंथ अपनी स्टेटमेंट भेजता है कि भाई मंथ के स्टार्ट में ये बैलेंस था, ये इतने तूने रिटर्न किए, इतनी परचेजिंग की, इतनी पेमेंट्स की, एंड पे तेरा इतना बैलेंस है। तो जो सप्लायर स्टेटमेंट्स आई हैं क्लाइंट कंपनी के पास,
उसको हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, लेजर बेंचेस के साथ। क्या ख्याल है, क्या इंश्योर करने के लिए कि बेंचेस जो हैं वो रिकॉर्ड में ठीक रिकॉर्डेड है। तो क्या करेंगे, रिकंसाइल क्या, पेबल लेजर बेंचेस टू सप्लायर स्टेटमेंट, जो सप्लायर ने भेजी है एवरी मंथ उसके साथ क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर, क्या इंश्योर करेंगे कि अगर कोई डिफरेंस था तो वो एडजस्ट किया गया है। क्या ख्याल है, अगर कोई डिफरेंस था तो वो एडजस्ट किया गया, दिस मीन ऑब्लिगेशन टू पे ठीक रिकॉर्डेड है। क्या ख्याल है, टू इंश्योर डिफरेंसेस आर एडजस्टेड, मीन अगर कोई सप्लायर जो है वो कह रहा है इतना बैलेंस है, रिकॉर्ड में उतना आ रहा है, तो फिर एडजस्ट करना चाहिए, क्यों सप्लायर तो झूठ ही ना बोल रहा लेने वाला। क्या ख्याल है, हाँ यहाँ पे भी आप चाहो तो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन भी कर सकते हो बैलेंस सप्लायर से, अगर आपको शक है कि सप्लायर स्टेटमेंट क्लाइंट खुद ना बना के दे दे। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स अबाउट बैलेंसेस, मीन बड़े बड़े बैलेंसेस जो हैं सप्लायर से इंडिपेंडेंटली कंफर्म भी कर लेंगे, क्या सर इतने ही पैसे आपने कंपनी से लेने, कहेगा नहीं पागल हो गया, मैंने तो इससे डबल लेने, इसमें भी लायबिलिटी ठीक नहीं। एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यही 4 प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ऑब्टेन एंड रिव्यू लिस्ट ऑफ पेएबल्स फॉर कास्टिंग पर्पस एंड आल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक चेक फॉर एक्यूरेसी। Reconcile payable ledger balances to control account and investigate the differences. Perform cutoff test, i.e. trace a sample of GRNs raised in the last week of current period and first week of next period to relevant invoices and ledger balances to ensure payables recorded in the correct period. इधर क्रेडिट बैलेंस को इन्वेस्टिगेट किया था तो उधर डेबिट बैलेंस इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं कि गलती से आपने डबल पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आपने रिटर्न कर दी, तो क्या करना है, पैसा आपने लेना है, वो देना तो नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, एज ए एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए इन द बैलेंस शीट। एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस एज इट इज। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का एक ही प्रोसीजर आएगा, इंश्योर करना है कि पेएबल आर प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। क्या कहना, ये प्रोसीजर आप खुद से लिख लोगे, एग्जिस्टेंस के भी, एनालिटिकल प्रोसीजर भी, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का एक प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस के 4 प्रोसीजर आएंगे। क्या कह रहा है, और मिला के ये 1 2 3 4 4 8 9 10 प्रोसीजर बन जाएंगे, 10 प्रोसीजर। क्या कह रहा, लिख दूँ मैं, लिख लेंगे, सिर्फ वर्ड ही चेंज करने हैं। सो रिसीवेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कोई 10-11 देख लिए। पेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है, कोई 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर देख लिए। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में रिसीवेबल्स की सर्कुलराइजेशन मीन कंफर्मेशन कैसे करनी है, वो क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स हैं, किन बातों का ख्याल करना है, वो डिस्कस करेंगे, ताकि उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन कवर करने के काबिल बन सकें। बाकी जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।